साथियों, यदि आप भी आईटीआई का परीक्षा देने जा रहे हो तो इस समय सबसे ज़्यादा जो प्रश्न देखने को मिल रहे हैं कुछ इस प्रकार देखने को मिल रहे हैं। जैसे सामान्य इलेक्ट्रिकल सोल्डर में टीन और सीसा का सबसे प्रचलित अनुपात क्या है, मतलब कि टीन कितने परसेंट होता है, सीसा कितने परसेंट होता है, और इसका मिश्रण यहाँ पे पूछा जा रहा है। और ऐसे ही मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कवर किया है जो आईटीआई फर्स्ट ईयर की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये आपका देखने को मिलेगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। जी हाँ, जैसे आपके सामने प्रश्न संख्या 21 है जिसमें पूछा जा रहा है कि सामान्य इलेक्ट्रिकल सोल्डर में टीन और सीसा का सबसे प्रचलित अनुपात क्या होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो मात्रा होता है, जिसमें टीन का मात्रा 60% होता है और 40% सीसा होता है। कहने का मतलब यह है कि जो सामान्य सोल्डर होता है उसमें टीन यहाँ पे 60% देखने को मिलता है और 40-60% देखने को मिलता है। इसका मिश्रण होता है जिससे जो होता है सोल्डरिंग जो होता है इससे यहाँ पे करना आसान होता है, मजबूत होता है, ये टिकाऊ होता है और ये कम गलनांक वाला भी होता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे ए ऑप्शन जो दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कहने का मतलब ये कि सबसे अधिक उपयोग होने वाला जो सॉफ्ट सोल्डर होता है वो जो मिश्र धातु होता है उसका अनुपात होता है 60% टीन का और 40% सीसा का। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर का कोर सामान्यतः किस पदार्थ का बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का। जी हाँ, पतली पतली जो यहाँ पे सिलिकॉन की स्टील की जो पत्ती होती है लेमिनेशन कोर से ये बनाया जाता है। इससे क्या होता है, एडी करंट जो हानि होती है और एक और हानि होती है जिसको हम हिस्टैरिसीस हानि बोलते हैं, इसे यहाँ पे इस्तेमाल करने से ये हानि कम होती है। और जब ये हानि कम होती है तो इसमें जो इफिशियंसी होती है जिसको हिंदी में हम दक्षता बोलते हैं वो भी यहाँ पे बढ़ जाता है। मतलब हानि कम होगी तो दक्षता बढ़ेगा। ट्रांसफार्मर की केस में ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो इसका कोर होता है वो किस चीज़ का बनाया जाता है, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया कास्ट आयरन। हालांकि कास्ट आयरन में हिस्टैरिसीस और एडी करंट जो लॉस होता है ये यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसी कारण कास्ट आयरन का हम उपयोग नहीं करते हैं। और पीतल का तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पीतल का उपयोग जो होता है केवल विद्युत संपर्क में किया जाता है, ट्रांसफार्मर में नहीं किया जाता है। और डी ऑप्शन एल्युमिनियम दिया गया है, तो एल्युमिनियम का उपयोग होता है लेकिन वाइंडिंग में होता है, कोर बनाने में नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर का कम्यूटेटर सामान्यतः किस धातु का बना होता है। तो जो कम्यूटेटर होता है वो तांबा का बनता है। जी हाँ, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कम्यूटेटर जो होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर, यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है ये बनाने में, और इसका कई और भी सेगमेंट होते हैं ये इसी से बनते हैं। तो ये जो होता है यहाँ पे तांबा का बनता है, ये ध्यान रखिएगा। जो कि चालकता जो होती है इसकी काफ़ी अच्छी होती है, तो इसलिए तांबा का इस्तेमाल किया जाता है। लोहा का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता है, जैसे यहाँ पर बी ऑप्शन लोहा दिया गया तो ये गलत होगा। लोहे का प्रतिरोध जो होता है अधिक होता है, और जब प्रतिरोध यहाँ पे अधिक होगा मतलब कि चुंबकीय गुण यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो कम्यूटेशन के रूप में प्रयोग करना यहाँ पे सही नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। स्टील का भी हम उपयोग नहीं करेंगे, हालांकि स्टील मजबूत है लेकिन हम इसका उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि कम्यूटेटर के लिए ये सही नहीं है, ये चालकता यहाँ पे इसकी ज़्यादा होती है। और डी ऑप्शन दिया गया एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम हल्का होता है, हालांकि कम्यूटेटर निर्माण के लिए ये सही सामग्री नहीं है। कंडक्टर के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन कम्यूटेटर में इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कम्यूटेटर के सेगमेंटों के बीच इंसुलेशन के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इंसुलेशन के लिए हम माइका का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ का, माइका का। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। माइका जो होता है एक तरह से विद्युत रोधक होता है, एक तरह से अच्छा
उच्च ताप वाला सहनशील पदार्थ इसको माना जाता है। तो कम्यूटेटर के सेगमेंट के बीच इसी का उपयोग किया जाता है। इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो दिया गया है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और बी ऑप्शन रबर दिया गया है। हालांकि रबर जो है इंसुलेटर है, लेकिन उच्च ताप की जब बात आती है कि उच्च ताप और घर्षण सहन कौन कर सकता है, तो रबर नहीं सहन कर सकता है, केवल माइका सहन करेगा। पीवीसी भी इसमें उपयोग नहीं किया जाता है, हालांकि इंसुलेशन में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन जब कम्यूटेटर की बात आती है तो कम्यूटेटर में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। और लकड़ी का तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लकड़ी का इस्तेमाल हम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये नमी को सोख सकता है, और जब नमी को सोखेगा तो यहाँ पे नमी जब आएगी तो ये कम्यूटेटर में इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मशीनें जो होगी उसमें शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहेगा। तो प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विद्युत कार्य करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए। मान लीजिए आप किसी के घर की वायरिंग करने जा रहे हैं और वहाँ पे आपको सबसे पहले काम क्या करना है वायरिंग करने से पहले, तो सबसे पहले मेन सप्लाई जो है उसको बंद कर देना है। मेन सप्लाई कहने का मतलब है कि घरों में क्या होता है कि जो यहाँ पे पोल से डायरेक्ट जो यहाँ पे लाइन आती है वो होता है, एक यहाँ पे फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है, उससे यहाँ पे होता है, या कहीं कहीं आपने देखा होगा तो एमसीबी भी उपयोग करते हैं, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले उसको ऑफ कर देना है, मतलब कि मेन सप्लाई बंद कर देना है। उसके बाद आप जब तक काम करना है करें, कोई भी यहाँ पे विद्युत से खतरा नहीं होगा। तो मेन सप्लाई बंद कर देना चाहिए, कहने का मतलब ये है विद्युत काम करते समय। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। कल की डेट में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो ट्रांसफार्मर जो है साथियों ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, मतलब कि पारस्परिक प्रेरण। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें एक ही नियम होता है कि प्राथमिक कुंडली में एसी प्रवाहित होती है, और जब एसी प्रवाहित होती है तो चुंबकीय फ्लक्स बनता है जो द्वितीय कुंडली में ईएमएफ के रूप में प्रेरित करता है। बस इसका यही यहाँ पे फंडा है, काफ़ी ज़्यादा ये यहाँ पे लॉन्ग नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। केवल आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। बी आपका सही होगा। और ए ऑप्शन दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो ये तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया दिया गया, तो रासायनिक अभिक्रिया पे काम करता है, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं बल्कि बैटरी काम करती है। और ताप प्रभाव की बात करें तो ताप केवल हानि का एक तरह से होता है, हानि इससे ज़्यादा होती है। यहाँ पे ये कोई सिद्धांत नहीं है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मेगर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। साथियों मेगर का नाम आपने सुना होगा, इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो पहला बी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए, ये बिल्कुल सही होगा। और ये किसका मापता है, तो ये ध्यान रखिएगा ये डीसी का, मतलब मेगर जो होता है डीसी वोल्टेज देकर केबल हो गया, मोटर हो गया या ट्रांसफार्मर हो गया, उसकी इंसुलेशन गुणवत्ता की जांच किया जाता है इसके द्वारा। तो ऑप्शन आपका भी सही होगा। और ए ऑप्शन दिया गया धारा मापने के लिए, तो ये आपका बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि धारा मापने के लिए ओम मीटर का उपयोग किया जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया शक्ति मापने के लिए, तो ये भी गलत है, क्योंकि शक्ति मापने के लिए तो वाट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया आवृत्ति मापने के लिए, तो आवृत्ति मापने के लिए फ्रीक्वेंसी मीटर होता है। क्लियर है। हमारा जो प्रश्न में पूछा जा रहा है उसके अनुसार चलें तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी मोटर का नेम प्लेट किस लिए लगाई जाती है। कोई भी यहाँ पे मोटर है, उस पर आपने देखा होगा एक छोटा सा पतला सा या बड़ा सा वहाँ पे लगाया जाता है बॉडी के ऊपर ही, तो उस पर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है मोटर के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि मोटर के बारे में जानकारी लिखी होती है, या कौन सी मोटर है उसमें जो यहाँ पे जो चीज़ है उसके बारे में या तकनीक के बारे में जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन लिखा भी जा रहा है कि मोटर की तकनीकी जानकारी के लिए।
तो ये आपका बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन दिया गया मोटर को सुंदर बनाने के लिए, तो सुंदर बनाने के लिए तो अलग से यहाँ पे कोई स्टिकर नहीं साटेगा या नेम प्लेट यहाँ पे नहीं रखेगा। विज्ञापन के लिए तो ये भी गलत है, विज्ञापन तो वो बॉडी पर ही कर देते हैं, जो कि जो सांचा होता है उसके माध्यम से कर देते हैं बॉडी पर, वहाँ पे अलग से स्टिकर नहीं लगाया जाता है। और रंग पहचानने के लिए तो रंग तो अलग चीज़ है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि किसी मोटर का नेम प्लेट किस लिए लगाया जाता है, तो इस पर एक तरह से क्या होता है, मोटर के बारे में जानकारी होती है कि इस पर कितना यहाँ पे वोल्टेज होगा, करंट शक्ति होती है कि ये कितना हार्स पावर का है, कितना आरपीएम का है, फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, पावर फैक्टर कितना है, इंसुलेशन है, यहाँ पे ये सारी जानकारी वहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मोटर की तकनीकी जानकारी यहाँ पे दी होती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विद्युत आग बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक सबसे उपयुक्त है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा CO2 अग्निशामक का, ये सिंपल भी है और विद्युत में जब भी यहाँ पे आग लगती है तो यहाँ पे हम इसी का उपयोग करते हैं, CO2 का अग्निशामक का, जो कि विद्युत का ये चालक नहीं है, इसी कारण इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीजन ये हटाने का काम करता है और ऑक्सीजन हटाकर आग बुझाता है, इसलिए विद्युत पैनलों में आपने देखा होगा या आप अपने कॉलेज में वर्कशॉप में देखा होगा तो ये आपको जरूर देखने को मिला होगा CO2, जो कि जो बड़ी बड़ी यहाँ पे मशीनें होती है इलेक्ट्रीशियन वहाँ पे इसका यूज करते हैं CO2 का। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया पानी वाला, तो पानी जो कि विद्युत का चालक है तो विद्युत में तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और भी खतरनाक हो जाएगा। और सी ऑप्शन दिया गया फोम अग्निशामक, तो साथियों फोम जो होता है सामान्य के लिए होता है, सामान्य जो अनुशील पदार्थ के लिए होता है, विद्युत आग के लिए नहीं होता है। और डी ऑप्शन दिया गया बाल्टी का पानी, तो ये तो एक तरह से सामान्य, जैसे कि लकड़ी में आग लग गई या किसी यहाँ पे घर में लगे जो विद्युत से संबंधित है ये, तो वहाँ पे आप बाल्टी का पानी यूज कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे बिजली के संपर्क में कोई व्यक्ति है या बिजली से आग लगी है तो वहाँ पे आप पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये आपका गलत है। केवल आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में सबसे अधिक ऊर्जा हानि किस दो प्रमुख कारणों से होती है। जैसे ए ऑप्शन दिया गया हिस्टैरिसीस एवं एडी करंट, हालांकि ट्रांसफार्मर में ये दोनों हानियां देखने को मिलती है और यही चीज प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में सबसे अधिक ऊर्जा हानि किन दो प्रमुख कारणों से होती है। तो ये आपका दो प्रमुख कारण है, हिस्टैरिसीस और ईडी करंट लॉस। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये ट्रांसफार्मर जो है उसमें ये हानि देखने को मिलती है। और ये हानि कहाँ पे होती है, तो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वहाँ पर आपको ये हानि देखने को मिलती है। हालांकि ये हानि कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का लेमिनेशन का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे ये हानि जो होती है कम होती है। और इससे फ़ायदा भी होता है कोर को लेमिनेटेड करने का। इससे क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, एफिशिएंसी जो होती है वो बढ़ जाती है। हालांकि ये चीज़ नहीं पूछा जा रहा है प्रश्न में, केवल ये जानना चाह रहा है कि ट्रांसफार्मर में सबसे अधिक ऊर्जा हानि किस दो प्रमुख कारणों से होती है। तो यही दोनों कारण है, हिस्टैरिसीस एवं एडी करंट हानि, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया घर्षण एवं वायु प्रतिरोध, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला जब भाग ही नहीं है तो घर्षण हानि होगा ही नहीं। और कंपन एवं शोर, ये भी यहाँ पे गलत है। कंपन हो सकता है, शोर हो सकता है, लेकिन ये हानि का कोई मुख्य कारण नहीं है। आप ट्रांसफार्मर के नज़दीक यहाँ पर कभी गए होंगे तो आप थोड़ी सी दूरी पे ही होंगे तो वहाँ से नाहट की आवाज़ आती है, तो ये आपको देखने को मिलता है, गनगनाहट की आवाज़ आती है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई यहाँ पे हानि नहीं होती है। और डी ऑप्शन दिया गया तापमान एवं रंग, तो रंग से और तापमान से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई हानि नहीं होती है। हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग सामान्यतः किस धातु से बनाई जाती है। तो कॉपर से। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही होगा कॉपर, क्योंकि तांबे की जो विद्युत चालकता होती है बहुत ही अधिक होती है।
और इसका जो प्रतिरोध होता है वो भी कम होता है, तो ट्रांसफार्मर के लिए ये सबसे बेहतरीन माना जाता है। तो वाइंडिंग जो होती है तांबे की ही होती है, ध्यान रखिएगा। इससे हानि भी यहाँ पे कम होती है और लाभ जो होता है दक्षता का होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हानि जब कम होगी ट्रांसफार्मर में तो एफिशिएंसी जो होगी वो बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और बी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया लकड़ी। हालांकि लकड़ी एक अच्छा विद्युत रोधक है, इसमें कोई यहाँ पे शक नहीं है। ये जो है विद्युत को रोक सकता है, इंसुलेटर का काम करता है। इससे वाइंडिंग यहाँ पे नहीं बनाई जा सकती, आप सभी को मालूम है, लकड़ी को आप नहीं लपेट सकते। और सी ऑप्शन दिया गया प्लास्टिक, तो ये भी गलत है। प्लास्टिक का उपयोग इंसुलेशन में किया जाता है, रबड़ का भी इंसुलेशन में किया जाता है, तो इसका वाइंडिंग आप नहीं कर सकते, केवल आप तांबा से वाइंडिंग कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में विद्युत ऊर्जा किस भाग में उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होता है साथियों आर्मेचर वाइंडिंग। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जब आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है ये उसी के अनुसार काम करता है। मतलब कि ये जो काम करता है यहाँ पे फैराडे की विद्युत जो चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है उसी पे काम करता है। और यही पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में विद्युत ऊर्जा किस भाग में उत्पन्न होती है? तो आपका आर्मेचर वाइंडिंग में होती है। और कभी ये पूछ दिया जाए कि किस पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। और इसी के अनुसार वाइंडिंग में ईएमएफ भी उत्पन्न होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है? और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया योक। हालांकि योक जो है मशीन को एक तरह से यांत्रिक मजबूती देता है, लेकिन चुंबकीय पथ जो है उपलब्ध भी ये कराता है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में विद्युत ऊर्जा किस भाग में उत्पन्न होता है? तो ये योक में नहीं उत्पन्न होता है। योक उसी को बोलते हैं जो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो मोटर होता है साथियों, जो इसका ऊपरी जो भाग होता है मोटर का, इसी को यहाँ पे बोला जाता है, इसी को योक बोला जाता है, फ्रेम बोला जाता है, बॉडी बोला जाता है। तो यहाँ पे तो कोई आपको स्पार्किंग नहीं देखने को मिलती है, न यहाँ पे किसी तरह का ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ये गलत है, केवल आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि जो घूमने वाला भाग है वो आपका आर्मेचर है। और यहाँ पे सी ऑप्शन ब्रश दिया गया है, तो ब्रश जो है केवल कम्यूटेटर से धारा को बाहरी जो परिपथ होती है वहां तक ले जाने में ये काम करता है, बाकी विद्युत उत्पन्न करने से इसका कोई संबंध नहीं है। और डी ऑप्शन दिया गया बेरिंग, तो बेरिंग का कार्य होता है शाफ्ट को कम घर्षण के साथ घुमाना। बिना बेरिंग का आप जो मोटर है आपके पास उसको यूज करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा शोर करेगा। तो बेरिंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि मोटर से आवाज़ कम आए, कम घर्षण यहाँ पे हो, इसीलिए। तो हम यहाँ पे प्रश्न के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो पर लाइक कीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उससे जरूर दबाइएगा। प्रश्न संख्या 133 जिसमें पूछा जा रहा है विद्युत कार्य करते समय रबड़ के दस्ताने पहनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्युत काम करते समय यदि आप दस्ताने पहने, मतलब कि विद्युत के झटके से आप बच रहे हैं, मतलब विद्युत के झटके से सुरक्षा के लिए आप दस्ताने का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई कौन सा है? जो कि यहाँ पे जो पर्सनल प्रोटेक्टिव यहाँ पे इक्विपमेंट होता है उससे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हेलमेट जरूरी है पर्सनल में, इंसुलेशन यहाँ पे जरूरी है, इंसुलेटेड दस्ताने होने चाहिए और सेफ्टी शूज होना चाहिए, यही यहाँ पे जरूरी चीज़ है। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर मारेंगे। बाकी आप चप्पल का इस्तेमाल और टोपी का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा के लिए सही नहीं है। और नए साधारण जूते आप पहन सकते हैं, और केवल रुमाल का तो आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्वयं स्टार्ट क्यों नहीं होती है? तो इसके पीछे कारण है। कारण ये है साथियों, क्योंकि इसमें जो होता है दो फेज जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनाता है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो सिंगल फेज सप्लाई होती है केवल चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, तो प्रारंभिक जो टार्क होता है वो उत्पन्न हो जाता है, लेकिन सहायक वाइंडिंग इसमें यहाँ पे नहीं होती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं,
यहाँ पे सहायक वाइंडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं या कैपेसिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करके सिंगल फेज को चला लेते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्वयं स्टार्ट क्यों नहीं होती है, तो सीधी सी बात है कि इसमें डबल फेज नहीं होता है और ना यहाँ पे कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस कारण ये इस्तेमाल नहीं कर सकती, मतलब कि ये चुंबकीय पथ ही नहीं बनाती है। तो हम कहेंगे यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें दो फेज चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता है। और सिंगल फेज में आप कैपेसिटर का यूज कर लें या सहायक वाइंडिंग का यूज कर लें तो ये आपका चलने लगेगा। क्लियर है? हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है। और बी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज बहुत अधिक होता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्टार्ट न होने का कारण कोई वोल्टेज तो नहीं हो सकता, बल्कि चुंबकीय क्षेत्र आप कहेंगे। और मोटर भारी होना, भारी हल्का से क्या मतलब है, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया तार पतले होने, हालांकि तार की मोटाई का जो स्टार्ट होता है उससे यहाँ पे कोई संबंध नहीं होता है, और नहीं यहाँ पे ये पतला मोटा यहाँ पे होगा, ये दोनों गलत है। केवल आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है किसी विद्युत मोटर की क्षमता सामान्यतः किस इकाई में लिखी जाती है। देखिए मोटर जो होता है तो आप क्या पूछते हैं कितने हार्स पावर का मोटर है। कभी आप यहाँ पे देखे होंगे, दुकान पे गए होंगे तो कोई यहाँ पे मोटर में गड़बड़ी है या मान लीजिए वाइंडिंग जो है उसकी जल गई है, तो आप जाएंगे तो वो दुकानदार पूछेगा कितने हार्स पावर का मोटर है, तो आप बताते हैं कि 5 हार्स पावर का है या इतने हार्स पावर का है, बताते हैं ना। तो उसी को लेकर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी विद्युत मोटर की क्षमता सामान्यतः की रेटिंग लिखी जाती है तो हार्स पावर में या किलोवाट में होता है। जैसे यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया हार्स पावर या किलोवाट, मतलब कि मोटर की आउटपुट जो शक्ति होती है हार्स पावर में होगी या किलोवाट में होगी, इसमें ही होगी, क्योंकि जो इसकी जो क्षमता होती है उसको जो दर्शाया जाता है हार्स पावर या किलोवाट में ही दर्शाया जाता है। बोल्ट में यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया, तो बोल्ट में केवल विद्युत विभव दर्शाया जाता है, और एम्पियर में क्या दर्शाया जाता है, तो ये तो धारा की इकाई है, मोटर की क्षमता से इसका संबंध ही नहीं है। और ओम दिया गया है तो ये प्रतिरोध की इकाई है। प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापता है। तो विद्युत धारा जो है ओमीटर मापता है। कौन मापता है? ओमीटर। और ये किस क्रम में जोड़ा जाता है? ओमीटर तो हमेशा ये जो है परिपथ में ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इससे वोल्टेज मापा जाता है। और वाट मीटर दिया गया है तो इससे वाट मीटर से विद्युत शक्ति मापा जाता है। और डी ऑप्शन मेगर दिया गया है तो मेगर जो है इंसुलेशन प्रतिरोध मापा जाता है इसके द्वारा। हमारा प्रश्न में जो पूछा जा रहा है उसके अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर केवल किस प्रकार की सप्लाई पे काम करता है। तो ध्यान रखिएगा ट्रांसफार्मर केवल एसी की सप्लाई पे काम करता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का कार्य करने के लिए ट्रांसफार्मर को कार्य करने के लिए यहाँ पे बदलता हुआ चुंबकीय फ्लक्स चाहिए होता है, तो ये एसी में आपको देखने को मिलता है, तो ये केवल एसी सप्लाई से यहाँ पे प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पे मारेंगे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। डीसी सप्लाई पे ये काम नहीं करता है क्योंकि इसमें फ्लक्स नहीं बदलता है, सीधी सी बात है। फ्लक्स नहीं बदलता है मतलब कि सेकेंडरी में ईएमएफ प्रेरित ही नहीं होगा, तो वाइंडिंग जो होगी यहाँ पे हीट होगी और खराब हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे डीसी का हम उपयोग इसमें ट्रांसफार्मर में नहीं कर सकते हैं। और डी ऑप्शन दिया गया किसी भी सप्लाई पर, तो ये तो और भी गलत है, केवल यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि विद्युत तार का रंग हरा या हरा पीला सामान्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है अर्थ के लिए। हरा रंग जो होता है हमेशा अर्थिंग का होता है, जिसको हम शॉर्ट में अर्थ बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। फेज का जो होता है साथियों, फेज वायर जो होता है लाल कलर का आपको देखने को मिलेगा, या भूरा कलर का भी इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रीशियन रूल के अंतर्गत। और न्यूट्रल जो होता है ये काला भी आपको देखने को मिलेगा और पीला भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे दिया गया रिटर्न वायर, तो रिटर्न वायर के लिए कोई यहाँ पे रंग निर्धारित नहीं होता है, आप कोई भी वायर यूज कर सकते हैं, वो अपने समझने की बात होती है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है,
इलेक्ट्रीशियन द्वारा उपयोग किए जाने वाला टेस्ट लैंप किस उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है? तो लाइन में सप्लाई जो है उसकी यहाँ पे जांचने के लिए, यहाँ पे मतलब कि आपने देखा होगा जो फैन होता है, चाहे सीलिंग फैन ले लें या टेबल फैन, जब उसकी वाइंडिंग की जाती है तो क्या लैंप से एक तरह से चेक किया जाता है कि जो यहाँ पे हमने वाइंडिंग कर रखी है तांबे के द्वारा वो उसमें जो कंटिन्यूटी है वो है या नहीं, मतलब कि कहीं से तार टूटा तो नहीं हुआ है, या जो फैन है वो बॉडी करंट तो नहीं दे रहा है। तो इन सभी चीज़ों को जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, लैंप का इस्तेमाल करते हैं। या यहाँ पे दिया भी गया है कि लाइन में सप्लाई की उपस्थिति जांचने के लिए, तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी साथियों बैटरी चार्ज करने ये गलत हो जाएगा, और भी ऑप्शन ये सभी गलत है, केवल आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐसा ही प्रश्न आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।